हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज उपस्थित हैं एससीईआरटी की क्लास में। बिहार सरकार की किताबें हैं और हम लोग आज 6 क्लास का ज्योग्राफी पढ़ेंगे एससीईआरटी का। और 6 क्लास के ज्योग्राफी में हम लोग पहला अध्याय करेंगे हमारा सौरमंडल, है ना। हम लोग अभी यहाँ पर हमारा सौरमंडल है, अध्याय पहला, है ना। पहला अध्याय हम लोग करेंगे हमारा सौरमंडल। एससीईआरटी की क्लास हम लोग यहाँ पर 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक देखेंगे। सारे सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पे चलेगा, है ना। और पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे ताकि यहाँ से हम लोग बीपीएससी का टीचर, बिहार शिक्षक भर्ती में जितना भी चैलेंज अगर सामने आता है बीपीएससी के द्वारा, नया प्रश्न अगर बनाया जाता है, चाहे वो कॉन्सेप्ट लेवल का हो, चाहे वो फैक्ट हो, चाहे वो जितनी भी गहराई में जाकर के आपसे सवाल पूछे, आप निश्चित तौर पे एक बार एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपसे वो प्रश्न बनेगा। चाहे जो भी चैलेंज हो, वो चैलेंज जब भी आपको बीपीएससी के द्वारा दिया जाएगा या किसी भी आयोग के द्वारा दिया जाएगा, आप निश्चित तौर पे उसे फाइट करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ किया जाए, है ना। ये पहला अध्याय हो जाता है हमारा सौरमंडल। कुछ कहानी है 6 क्लास के बच्चों को कैसे समझाया जाता है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे मिलेगा। अब आप लोग भी कभी कभी ये सोच रहे होंगे कि 6 क्लास में क्या बात है। जब हम लोग 6 क्लास में ज्योग्राफी हम लोग जब अभी पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना दम है, कितना पावर है एससीईआरटी की किताबों में और एनसीईआरटी के किताबों में। एनसीईआरटी की किताबें और एससीईआरटी की किताबें क्या नहीं बनाती है। हाँ, बस एक काम जरूर करिएगा, कभी भी एनसीईआरटी का या एससीईआरटी का सार नहीं पढ़िएगा। सार पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी बीत जाएगी, है ना, उम्र बीत जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। सार उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है जो लोग ऑलरेडी एक बार डिटेल्स में किताबों को, सटीक किताबों को, है ना, बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो एनसीईआरटी है उसको अध्ययन करने के बाद हो सकता है एक बार रिवाइज के तौर पे सार देख सकते हैं। ऐसे भी उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर किताब पढ़ने के बाद ही मिलता है ना। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करें, है ना। गोविंद एक छोटा सा बच्चा है। वो अपने पिताजी से जो सवाल पूछता है उसे देखिए। छोटे छोटे बच्चे 2 तरह के होते हैं। कभी कभी आप देखिएगा अपना पहचान बताने के लिए, जैसे होता है ना कि दुनिया में 2 तरीके से लोग परिचय देते हैं। एक वो व्यक्ति जो खुद अपना परिचय बताता है और दूसरा वो व्यक्ति जिसका परिचय पूरी दुनिया बताती है। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का, है ना, आदमी बनना चाहते हैं और किस तरह से आप अपना परिचय देना चाहते हैं। बच्चों में भी ये खूबियाँ होती हैं, है ना। बच्चों में भी ये बहुत तरह तरह की खूबियाँ होती हैं। उनके घर का माहौल ही ये डिपेंड, मतलब समझिए कि साबित करता है कि आने वाला कल में वो बच्चा कैसा बनेगा। माँ बाप, घर परिवार, उस जगह का, उस समाज का प्रभाव जो है आगे चल के क्या होने वाला है ना। देखिए, गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था और दूर टिमटिमाते तारे उससे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? पहला सवाल। कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारा मंडल घूमने चलेंगे और वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये हो गया सौरमंडल में हम लोग यहाँ पर सूरज देख रहे हैं। और सूरज के बारे में उनके पिताजी ने, उस बच्चे के पिताजी ने कहा कि यह सौर परिवार का क्या है, मुखिया है ना। सौर परिवार का क्या है, एक मुखिया है। कौन? सूरज। और उस परिवार में
जो भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जो भी देख रहे हैं वो सब उनके सदस्य हो जाते हैं। सारे लोग क्या हैं? सदस्य हो जाते हैं। जैसे कभी कभी मन में ये भी बात चलता होगा, जैसे पूरे संसार को अगर आप अपने मन में और अपने दिमाग में अगर चित्र बनाते हैं तो उसका नाम क्या रखेंगे, है ना? तो यहाँ पे खगोल शास्त्रों ने, विद्वानों ने उसका नामकरण किया और नामकरण करके उसे कहा कि यह ब्रह्मांड है ना? क्या है यह? यह ब्रह्मांड है, मतलब कॉस्मस, है ना? कॉस्मस, कॉस्मस की किताबें भी आती है। ज्योग्राफी का बहुत अच्छा किताब आता है, बनवाल सर का लिखा हुआ किताब है। अभी IPS ऑफिसर है, हम लोग एक बार ज्योग्राफी उनसे पढ़े हुए थे, है ना, दिल्ली में। तो ब्रह्मांड का चित्र, जो पूरे संसार की बात जब होती है तो एक नाम रखा गया ब्रह्मांड, है ना? और ये होता है, क्या है? यह ब्रह्मांड है। ठीक है, अब जरा सोच के देखिए, एक खगोल शास्त्री थे, है ना? एक खगोल शास्त्री थे और उस खगोल शास्त्री का नाम है क्लॉडियस टॉलमी। क्या नाम है? क्लॉडियस टॉलमी नाम है ना? क्लॉडियस टॉलमी नाम है। एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम है क्लॉडियस टॉलमी। यह उस समय की बात है, 140 ईस्वी की बात है ना? यह 140 ईस्वी की बात है। उन्होंने जियोसेंट्रिक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादन किया और बताया, है ना? क्या बताया, ये ध्यान दीजिए। उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है ना, ये जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है यह ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है यह ब्रह्मांड के केंद्र में है ना? और सूर्य और अन्य जो तारे हैं, अन्य ग्रह जो हैं, इस पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। किसने कहा? ये कहा क्लॉडियस टॉलमी ने। जैसे आप देखिए यहाँ पर, एक मिनट, ये पिक पहले आप देखिए, है ना? क्लॉडियस टॉलमी ने ये बात कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। सूर्य और अन्य ग्रह इसकी चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाद में, है ना, बाद में 1543 ईस्वी में, पर इसको देख लीजिए, बाद में समझ में आएगा। बाद में 1543 ईस्वी की बात है ना? बाद में 1543 ईस्वी की बात है। एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था निकोलस, है ना, कोपरनिकस, जिनका नाम है निकोलस कोपरनिकस नाम है। इनका नाम क्या है? निकोलस कोपरनिकस, याद रखिएगा। इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का, है ना, खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है इनको, निकोलस कोपरनिकस को। और ये पोलैंड के निवासी थे। ये पोलैंड के निवासी थे। ये पोलैंड के निवासी थे। इन्होंने ब्रह्मांड के अध्ययन के आधार पर क्या कहा, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है ना? चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, है ना? इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है। क्लॉडियस टॉलमी ने क्या कहा था?
कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और यह अवधारणा कई वर्षों तक चलती रही। यह अवधारणा कई वर्षों तक चलती रही। किसका? क्लॉडियस टॉलमी का। क्योंकि क्लॉडियस टॉलमी ने ये कहा था, जियोसेंट्रिक अध्ययन का प्रतिपादन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य और अन्य ग्रह इसकी चक्कर लगाते हैं। बाद में 1543 ईस्वी में पोलैंड का एक निवासी, बहुत बड़े खगोल शास्त्री, जिनको हम लोग आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहते हैं, उनका नाम है निकोलस कोपरनिकस, है ना। इन्होंने ब्रह्मांड के अध्ययन के आधार पर ये बात कहा, है ना, ये बात उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में, है ना, पृथ्वी नहीं है। जो अवधारणा टॉलमी ने दिया था कई वर्षों तक चलती रही। कोपरनिकस ने उस अवधारणा को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया और उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, तो ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य है। और जितने भी ग्रह हैं, है ना, जितने भी ग्रह हैं, ये सब के सब इस सूर्य के चक्कर लगाते हैं, है ना। इस सूर्य के क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या? कोपरनिकस ने इस ब्रह्मांड के अध्ययन की, है ना, कोपरनिकस ने इस ब्रह्मांड की अध्ययन की दिशा ही बदल दी। किसने? कोपरनिकस ने। क्योंकि टॉलमी ने क्या कहा था? टॉलमी ने ये कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। लेकिन इस पृथ्वी को, है ना, कोपरनिकस ने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है। कौन है? सूर्य है। और अन्य जो ग्रह है इसी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस के अध्ययन ने ब्रह्मांड के अध्ययन की क्या कर दिया? डायरेक्शन ही चेंज कर दी। उन्होंने क्या किया? दिशा ही बदल दी, है ना। अब ये चीज़ें देखिए, दिशा ही बदल दी, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, है ना, आकाशगंगा। ठीक, देखिए 6 क्लास की ज्योग्राफी है ना। दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं, धीरे धीरे 6, 7, 8, 9, 10, है ना, जिस तरीके से जैसे होगा, है ना, वहाँ पे पूरे विस्तार रूप से पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। 6 में ही सब कुछ इतना डिटेल्स में हो जाए तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा, है ना। कहीं आगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो टॉपिक में सौर मंडल है, हम लोग उसको समझने की पहले कोशिश करते हैं, है ना। तो हम लोग अभी देख रहे हैं आकाश गंगा, है ना। देखिए ब्रह्मांड में अभी हम लोग ब्रह्मांड की भी बात की। ब्रह्मांड में 100 अरब, कितना? 100 अरब आकाश गंगा है। 100 अरब आकाश गंगा है हमारे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड तो एक ही है ना। ब्रह्मांड पूरे संपूर्ण विश्व को, है ना, हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। 100 अरब, है ना, आकाश गंगा है। 100 अरब की क्या है? आकाश गंगा है। और हमारे जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। आप लोग फिल्म देखे होंगे, है ना। एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी जिनका नाम है मंदाकिनी, बहुत खूबसूरत थी, है ना। उन्हीं के नाम पर भी याद रख सकते हैं। यानी कि हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। इसको मिल्की वे के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। इसको हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में कितना आकाश गंगा है? 100 अरब, जिसमें हम अपने आकाश गंगा को,
है ना, मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। और मंदाकिनी को मिल्की वे कहा जाता है। और इस मंदाकिनी का हर जितने भी आकाशगंगा है सबका अपना रूप होगा, सबका अपना स्वरूप होगा, सबका अपना एक आकृति होगा। देखने में कैसे दिखता है ना। जैसे मानते हैं कि जब भी आप किसी से दोस्ती करते हैं, ठीक, तो दोस्ती करने से पहले आपकी पसंद जो है ना, ये मिलना बहुत ज़रूरी है। और पसंद है ना, पसंद क्या है, आपने कहीं ना कहीं कुछ सोचा होगा, कहीं ना कहीं जो जज्बात है वो चीज़ें है ना उस व्यक्ति में दिखता होगा। कहने का मतलब है कि जब कोई पूछे, जैसे अधिकतर लोग ये कहते हैं कि अगर आप जिससे शादी करते हैं, अगर आप लड़का हैं तो लोग ये कहता है कि आपकी पत्नी देखने में कैसी है ना, किसकी तरह है, क्या वो ऐश्वर्या की तरह दिखती है या मलाइका की तरह दिखती है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें, कहीं ना कहीं रूप ये इंडिकेट किया जाता है। लेकिन आपको पता है जब पत्नी अपने ग्रुप में रहती है, अपने दोस्तों के बीच में रहती है, तब वहाँ पे क्या पूछा जाता है कि आपके हस्बैंड करते क्या है, दोनों में फ़र्क है। इसीलिए है ना, इसीलिए क्या कहा जाता है, लड़का को हैंडसम कहा जाता है, मतलब हाथों में कुछ ना कुछ होना चाहिए, फिर आपकी वैल्यू है। आपकी वैल्यू घर में भी होगी, समाज में भी होगी, है ना, और जहाँ चाहते हैं वहाँ तो निश्चित तौर पे होगा ही होगा, है ना। कहने का मतलब है यहाँ पर कि इसकी जो आकृति है ना, हर चीज़ का अपना अपना रूप होता है। इसकी आकृति सर्पिलाकार है, सर्पिल है ना, इसका आकृति कैसा है, सर्पिल है, ठीक है। इसका आकृति किसका, हमारे आकाश गंगा का, हमारे आकाश गंगा का। और हमने कहा कि 100 अरब आकाश गंगा है ब्रह्मांड में, और हमारे आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। और मंदाकिनी यानी कि हमारे आकाश गंगा के जो सबसे निकट आकाश गंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। सबसे निकट है ना, यानी कि सबसे निकट आकाश गंगा का जो नाम है ना, उसका नाम है एंड्रोमेडा। इसको क्या कहते हैं, एंड्रो, है ना, एंड्रोमेडा नाम है, ठीक है, एंड्रोमेडा नाम है इसका। आकाश गंगा का व्यास अगर आपसे पूछे तो आकाश गंगा का जो व्यास हो जाएगा, है ना, आकाश गंगा का व्यास हो जाता है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है ना, प्रकाश वर्ष होता है कि एक वर्ष में सूर्य के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं। यह दूरी मापने की एक इकाई है ना, यह दूरी मापने की एक इकाई है। और हमारी आकाश गंगा का एक तारा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं, है ना। चलिए इसको आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं। एक मिनट, चलिए ये वाला हम लोग देखते हैं, है ना, पेन लिया जाए। चलिए इसे देखिए, ये हम लोग देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है सूर्य, है ना, सूर्य हो जाएगा। और हमारी आकाश गंगा का एक तारा है, यह सूर्य को क्या कहते हैं, एक तारा भी कहते हैं, है ना। तो हमारी आकाश गंगा का क्या है, यह एक तारा है ना, सूर्य। और सूर्य को ही सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए कोपरनिकस ने जो बात कही थी, है ना, वो यहाँ पर आकर के सही होता है। बाद में बहुत ऐसे खगोल शास्त्री हैं, अलग अलग तरीके से ब्रह्मांड का बखान करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी अवधारणा प्रतिपादित करते हैं, जो हम लोग आने वाले, है ना, जो भी स्टैंडर्ड क्लास होगा 7th 8th 9th 10th उसमें हम लोग बात करेंगे पूरे डिटेल्स में, ठीक है।
अभी हम लोग सौर मंडल पढ़ रहे हैं, 6 क्लास का ज्योग्राफी है आपके एससीईआरटी क्लास का, है ना। एससीईआरटी क्लास का हम लोग अभी ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें कहता है ना, कि सूर्य जो है, यानी कि ये जो सूर्य है, यह सूर्य जो है, यह सूर्य क्या है? यह सूर्य हमारी आकाश गंगा का एक तारा है। हम लोग यहाँ पे पढ़ के फिर किताबों पे भी जाएंगे, घबराइए नहीं, है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग किताबों पे भी जाएंगे, फिर वहाँ पे बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पर कहता है कि आकाश गंगा का, है ना, ये जो सूर्य है हमारी आकाश गंगा का क्या है? एक तारा है ना, क्या है? एक तारा है। और सूर्य जो है ना, और ये सूर्य जो है ये सौर मंडल का जन्मदाता कहलाता है। सूर्य को हम लोग सौर मंडल का, है ना, सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं, जन्मदाता कहते हैं। देखिए, आप चाहें तो एससीईआरटी पढ़ करके, एनसीईआरटी पढ़ करके आप नोट्स बना सकते हैं। इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा होगा कि मत पूछिए। अगर आप सोचते हैं कि किसी का बनाया हुआ नोट्स पढ़ लें, है ना, एससीईआरटी का, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जो विद्यार्थी खुद पढ़ के वहाँ से फैक्ट और कॉन्सेप्ट को अगर, है ना, मतलब इकट्ठा करता है, तो उसकी संभावना ज़्यादा होगी फाइट करने का, है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, सामने किताबें भी है ना, तो कुछ फैक्ट यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ फैक्ट आप किताब से भी कलेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को भी समझ सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ें हम आपको बता रहे थे। तो सूर्य क्या है ना, यह सूर्य हमारी आकाश गंगा का एक तारा हो जाएगा, जिसको हम लोग सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं, है ना, सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं। अच्छा, सूर्य से जो एनर्जी जो हमको यहाँ पे जो दिखता है ना, यह नाभिकीय संलयन का उदाहरण भी होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ना, यह नाभिकीय संलयन का, है ना, नाभिकीय संलयन का क्या है? उदाहरण हो जाता है ना। नाभिकीय संलयन का क्या है? उदाहरण हो जाता है। यानी हाइड्रोजन का हीलियम में लगातार बदलते रहना, है ना, क्या हो जाता है? नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय संलयन का उदाहरण आपका सूर्य भी होता है ना, और हाइड्रोजन बम भी हो जाता है ना। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बम हो जाएगा। बहुत ऐसा कंट्री है जो हाइड्रोजन बम को भी प्रतिपादित कर लिया, इसका निर्माण कर लिया हाइड्रोजन बम का। जब भी युद्ध होता है, जैसे आप देखते होंगे अभी इजराइल ईरान में जब युद्ध छिड़ गया था, है ना, तो एक दूसरे को धमकी दिया जा रहा था कि हम परमाणु बम पटक देंगे, हाइड्रोजन बम पटक देंगे, है ना। पूछा जा सकता है आपसे, और ये फिजिक्स में भी हम लोगों को पढ़ना है। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी एक साइंस है। साइंस की तरह पढ़िएगा, समझिएगा, निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन बम जो है किसका उदाहरण है? नाभिकीय संलयन का उदाहरण हो जाता है ना। नाभिकीय संलयन का उदाहरण हो जाएगा हाइड्रोजन बम। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी, है ना, तो उस समय अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम पटक दिया, है ना। क्या कर दिया? जापान पर परमाणु बम पटक दिया। परमाणु बम कब की बात है? 1945 की बात है। और पूछा जा सकता है कि यह परमाणु बम जो है किसका उदाहरण है? परमाणु बम किसका उदाहरण है? तो परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन का उदाहरण हो जाता है ना। यह जो है नाभिकीय विखंडन का, है ना, विखंडन का उदाहरण हो जाता है। कौन सा? परमाणु बम, है ना। परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। 1945 में बम पटकने के बाद उसकी जो दशा हुई थी, शायद विश्व के मैप से वो जो कंट्री है, वो जो लैंड है, आइलैंड जो है, वो हमेशा के लिए मिट जाता। लेकिन देखिए ब्रेन कितना कमाल का है, वहाँ का धर्म कितना कमाल का। वहाँ का धर्म क्या कमाल का है? मेरा ही धर्म,
मेरा ही, हम भारत के धर्म ही वो लोग अपना लिए और इतना ज़्यादा बढ़ गए, इतना विकसित अवस्था में है कि आज जो चाहे तो फिर से है ना सामना और ज़बरदस्त टक्कर दे सकता है अमेरिका को, इतना सब झेलने के बाद भी। तो बात यह है कि हाइड्रोजन बम, कभी कभी प्रश्न पूछता है हाइड्रोजन बम किसका उदाहरण है? नाभिकीय संलयन का, है ना। और सूर्य से जो ऊर्जा क्रिएट होती है इसी नाभिकीय संलयन के वजह से, आपको पता होगा हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है, और हाइड्रोजन बम का उदाहरण हो जाता है। और परमाणु बम याद रखिएगा, है ना, और ये नाभिकीय विखंडन का क्या है? उदाहरण हो जाता है यहाँ पर, है ना। अब एक चीज़ और भी आप लोग समझ जाइए, है ना। यहाँ पर हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। किधर गया? ये देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा करिए, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, है ना। ये हो जाता है सूर्य, ये सूर्य है, और ये हमारा जो नीला ग्रह जो देख रहे हैं ये हमारा पृथ्वी हो जाता है ना। हम लोग सारे ग्रह को भी पढ़ेंगे यहाँ पर, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। हम आपको बोले हैं कि पूरा डिटेल्स में ही आपको बताएंगे, है ना। सब चीज़ के बारे में अलग अलग करके हम लोग स्टडी करेंगे, अलग अलग करके स्टडी करेंगे, ताकि प्रश्नों की संख्या चाहे जितना भी टफ हो जाए, है ना, जितना भी स्टैंडर्ड बढ़ा ले, प्रश्न आपसे बनेगा। तो ये हो जाता है सूर्य, और सूर्य से दूरी के आधार पर हम लोग देखेंगे तो ये पृथ्वी हो जाता है ना, पृथ्वी हो जाएगा। और यहाँ पर कहता है कि सूर्य से, है ना, पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितना है, अधिकतम दूरी कितना है, इसका व्यास कितना है, सूर्य पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है, इसके सतह का तापमान कितना है, इसके केंद्र का तापमान कितना है, इसकी आयु कितनी है, कितने साल तक ये जिंदा रहेगा, है ना, क्या है आयु लगभग में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग इसको भी, है ना। यानी कि सूर्य से, है ना, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा? तो न्यूनतम दूरी हो जाएगा 14.70 करोड़ किलोमीटर, है ना, करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। पूछा जा सकता है लगभग सूर्य से पृथ्वी की, है ना, न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा? तो न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी? ठीक, अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी? तो अधिकतर दूरी हो जाएगा 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। सब याद रखिएगा, जरूरी है ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास कितना होता है? अभी हम लोग सूर्य करें तो सूर्य का जो व्यास है ना, सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास भी देख लीजिए, सूर्य का व्यास हो जाएगा 13 लाख, है ना, 13,92,000 किलोमीटर हो जाएगा। सूर्य का व्यास हो जाता है। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहता है कि सूर्य के सतह का तापमान कितना है? सूर्य के, है ना, सतह का तापमान कितना है? सूर्य के सतह का तापमान हो जाएगा 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास, तो सूर्य का व्यास हो जाएगा 13,92,000 किलोमीटर और सतह से, यानी कि सूर्य से
सूर्य का जो सतह है, सतह का टेम्परेचर पूछा जा रहा है ना, उसके सतह का तापमान कितना हो जाएगा, तो तापमान हो जाता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा यहाँ पर। और पूछा जा सकता है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो सूर्य के केंद्र का तापमान भी देख लीजिए, है ना। सूर्य के केंद्र का तापमान जो है, यह तापमान हो जाएगा 15 मिलियन, है ना, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यह केंद्र का तापमान है, सूर्य के केंद्र का तापमान है। सूर्य का आयु की अगर हम लोग बात करें, सूर्य की आयु, है ना, यह जो आयु है इसका 5 बिलियन वर्ष है, लगभग की बात करें 5 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सूर्य से, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, सभी कंपटीशन में पूछा जाने वाला सवाल है ना। सभी कंपटीशन में पूछा जाने वाला सवाल है ना। पृथ्वी तक प्रकाश जो है कितना देर में पहुंचता है, तो यहाँ देखिए 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वह 8 मिनट और 20 सेकेंड का लगता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए कभी कभी ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में सूर्य के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, और दूरी को मापने की इकाई को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसी तरह एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 गुने 10 के पावर 13 किलोमीटर हो जाता है। ठीक, ये तो याद होना चाहिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, 9.45 गुने 10 के पावर 13 किलोमीटर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर, है ना। एक वर्ष यानी कि सूर्य एक वर्ष में तय की गई दूरी जो तय करती है, कितना तय करती है, 9.45 गुने 10 के पावर 13 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। 10 के पावर 13 किलोमीटर हो जाता है। इसको याद रखना जरूरी है। क्या है, VBI है ना, क्या है, यह VBI है। और एक चीज और भी है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि एक पारसेक बराबर कितना, यानी कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी की इकाई तो प्रकाश वर्ष भी है, और पारसेक जो है, आगे बढ़ लेते हैं, है ना। अब यहां पर देखते हैं एक पारसेक बराबर कितना, और ये जो पारसेक है, यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई हो जाती है ना। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 3.6 प्रकाश वर्ष। ठीक, एक पारसेक बराबर कितना, 3.6 प्रकाश वर्ष हो जाता है। ये हम लोगों ने सूर्य से अभी जितना भी फैक्ट था जो इम्पोर्टेंट रहा है उसके बारे में हम लोगों ने इसको देखा। अब जरा सोच के देखिए यहाँ पर, है ना, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उन सारे ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर ग्रह क्या है, क्या देखिए, इस सारे ग्रहों का निर्माण इसी सूर्य से हुआ है। इसी सूर्य के, है ना, हलचल से ग्रहों का निर्माण हुआ। और इस ग्रह के पास अपना, है ना, प्रकाश नहीं होता, अपना प्रकाश नहीं होता। इस ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है ना। उसके बाद देखिएगा, यह जो ग्रह है यह सूर्य की
सूरज की क्या करती है? परिक्रमा करती है। यह सूरज की परिक्रमा करती है, परिक्रमा। और परिक्रमा कैसे करती है? यह सूरज की परिक्रमा कैसे करती है? तो अधिकतर जो ग्रह है वह परिक्रमा पश्चिम से पूरब करती है ना? पश्चिम से पूरब की ओर करती है ना? लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप भी है, कुछ अपवाद स्वरूप भी है जो अपना परिक्रमा है ना पूरब से पश्चिम की ओर करती है, पश्चिम की ओर करती है। ठीक है, यानी कि जितने भी ग्रह हैं यह सूरज की परिक्रमा करते हैं। और यह जो ग्रह जो हैं अपना जो ऊष्मा प्राप्त करते हैं वह ऊष्मा सूरज से प्राप्त करते हैं। ग्रह अपना ऊष्मा जो है, ऊष्मा यह सूरज से प्राप्त करता है ना? किससे प्राप्त करता है? यह सूरज से प्राप्त करता है ना? यहाँ पर अच्छा, हम लोगों ने देखा कि कुछ अपवाद स्वरूप में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है ना? सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर शुक्र ग्रह, शुक्र और जो अरुण है, अरुण, यही दो ग्रह है जो अपना परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर अपना परिक्रमा करते हैं, है ना? अब आगे और भी चीज़ें देख लेते हैं। अभी वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितना है? 8 हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, ये हो जाएगा हम लोग का, है ना? इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। चलिए, इस पे समझिए आप लोग, है ना? ठीक। अब ये हो जाता है सूरज, है ना? ये क्या है? सूरज हो जाएगा। और हम लोग अभी ग्रह पढ़ेंगे, 8 ग्रह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 ग्रह। इस 4 ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आंतरिक ग्रह करते हैं। और बाकी जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, इसको हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं दूरी के आधार पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, दूरी के आधार पर, तो ये सूर्य हो जाता है। और सूर्य के बाद क्या हो जाएगा? बुध, है ना? बुध के बाद क्या हो जाएगा? शुक्र। और शुक्र के बाद क्या हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और यहाँ पर मंगल, है ना? यह स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब यहाँ पे डिटेल्स में पहले देखिए, ऐसे किताब में सब दिया हुआ है ना? लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद है आपको दिखाना। चलिए, यहाँ से आपको दिख सकता है, इसको पहले मिटा लिया जाए, है ना? इसको मिटाएंगे तो ज़्यादा दिखेगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, अब दिख रहा होगा, है ना? अब यहाँ पे देखिए, सूर्य से दूरी के आधार पर ये हो गया सूर्य, है ना? ये क्या है? ये सूर्य हो गया। और सूर्य से दूरी के आधार पर जितने भी हम लोग ग्रह यहाँ पर देखेंगे, है ना? यहाँ पर देखिए ग्रह है, ठीक है? ये ग्रह हो जाएगा। तो सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह जो है क्या हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा। इस 4 ग्रह को हम लोग 1, 2, 3, 4, इस 4 ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक, है ना, ग्रह कहते हैं। इसी को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, है ना? और ये जो 4 ग्रह आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसी को हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। इसी को हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं, जिसे हम लोग बारी बारी से, है ना, बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना? अब हम लोग बुक की तरफ में आते हैं, किताबें क्या कह रही है आपको। चलिए,
ठीक। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि पिताजी बोले आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। अब बातें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, है ना। बिहार का हम लोग एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं, तो तारामंडल जो है वो पटना में है, और एक तारामंडल का निर्माण हो रहा है, दूसरा तारामंडल का निर्माण आपको दरभंगा में हो रहा है, और दूसरा एम्स का भी निर्माण आपको दरभंगा में हो रहा है। ये करंट से संबंधित है ना, बता दिए। चलिए, अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ, है ना, अगले दिन गोविंद जो है पिताजी के साथ कहाँ गया, तारामंडल पहुंचा, और उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया यह सूर्य और उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे, और गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर चला गया, है ना। अब हम लोग यहाँ से सूर्य सौर परिवार का जो मुखिया है ना, समझते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलते हैं।